हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास में उत्तराखंड बीएसएनए की एमसीक्यू क्लास नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम गोरखा काल की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। कल हमने गोरखा काल स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने पवार वंश को पढ़ा था और पवार वंश से पहले हमने चंद वंश को पढ़ा था। ठीक है, और चंद वंश से पहले हमने कार्तिकेय राजवंश को भी पढ़ा था। अगर आपने इन सभी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था। देखिए, जो हस्तिदल चौतरिया था तो ये एक किसान हितैषी सूबा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हस्तिदल चौतरिया के समय ही हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र भी था। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस सूबा के समय हरिद्वार में दासों की बिक्री होती थी। तो दोस्तों, हस्तिदल चौतरिया के समय होती थी। आगे बढ़ेंगे कि किस गोरखा सूबेदार के द्वारा कुमाऊं का गोरखा कालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया था। देखिए, सूबेदार या सूबा दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो जो सूबा था आपका जोगमल शाह, इसके द्वारा कुमाऊं का प्रथम गोरखा कालीन भूमि बंदोबस्त कराया गया था। जोगमल शाह ये कुमाऊं का पहला सूबा भी है, याद रखें। इसी के द्वारा 1790 में ये गोरखा कालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना था। देखिए, रण बहादुर शाह के बाद में नेपाल का जो शासक बना तो वह विक्रम शाह था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रण बहादुर शाह ये 1778 से लेकर 1804 तक नेपाल का शासक रहता है और ये बाद में अपना पद छोड़ के साधु बन जाता है और अपना नाम निर्गुणानंद रख लेता है। आपसे क्वेश्चन भी बनेगा कि किस शासक के द्वारा अपना नाम निर्गुणानंद रख के साधु बन गया था। तो वह रण बहादुर शाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि गोरखों के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, गोरखों के न्याय प्रशासन के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला है कि न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। तो यही आपका गलत हो जाएगा कि इनकी जो न्याय व्यवस्था थी तो वह अति शीघ्र होती थी। ठीक है, विवादों के समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था। सही बात है, अगर कोई दोस्तों विवाद होता है तो उसका हल समझौते करके निकाल दिया जाता था। ठीक है, न्यायिक अधिकारी विचारी कहलाता था। सही बात है, और ये निरंकुश होता था। यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। तो ये भी आपका सही है। जो गोरखा प्रशासन था तो ये सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि गोरखा काल में कौन सा जनपद दासों का बिक्री का केंद्र था। देखिए, गोरखा काल में जो दासों का बिक्री का केंद्र था तो वह हरिद्वार था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऊपर आपको बताया भी था कि जो हस्तिदल चौतरिया था तो उसी के समय हरिद्वार में दासों की बिक्री होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गोरखा सूबा के समय भीमगोड़ा हरिद्वार दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था। देखिए, हरिद्वार का जो भीमगोड़ा है तो ये दासों की बिक्री का केंद्र था। तो किसके समय था? हस्तिदल चौतरिया के समय था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है कि मनोचोल गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। सही बात है। देखिए, मनोचोल जो भूमि होती थी तो ये गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, बलि तो ये गोरखों द्वारा बनाए गए कर वसूलने के नियम होते थे। तो ये भी आपका करेक्ट है। क्षेत्री तो ये गोरखा सैनिक होते थे। ये भी आपका सही है। ठीक है,
अगला है कि ठाकुरिया जो सैनिक अल्पकालिक समय के लिए होते थे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ठाकुरिया जो होते थे तो ये आपके पेंशन भोगी सैनिक होते थे, ठीक है, मतलब जो रिटायर वाले सैनिक होते थे उन्हें ठाकुरिया बोला जाता था। एक होते थे आपके जागरिया या जागची, तो ये आपके कार्यरत सैनिक होते थे, ठीक है। तो दो प्रकार के सैनिक होते थे गोरखा काल में, ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही रहा। आगे बढ़ेंगे। नेपाल के गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी नारायण शाह इंपॉर्टेंट है। देखिए 18वीं सदी में नेपाल जो था तो ये छोटी छोटी 24 रियासतों में बटा था और इन रियासतों को 24 बोला जाता था, ठीक है। नेपाल में नेवार जाति रहती थी और इस नेवार जाति के नाम पर ही नेपाल का नामकरण हुआ था, यह आपको कल वाली क्लास में बताया था, ठीक है। तो जो 24 रियासत थी, इन रियासत में से एक रियासत का जो राजा था तो वह नरभूपाल शाह था, ठीक है। नरभूपाल शाह के बाद में नेपाल का एकीकरण जो किया तो वह पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा किया गया था। पृथ्वी नारायण शाह का टाइम पीरियड 1742 से लेकर 78 तक आता है, ठीक है, सॉरी 75 तक, 1775 तक आता है, ठीक है। तो नेपाल का जो एकीकरण किया तो वह पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा 1768 ईस्वी में किया गया था। सही ये तो आपका सही ऑप्शन हुआ, ठीक है। इसे नेपाल का बिस्मारक भी कहते हैं, ये भी दोस्तों सही है। इसे आधुनिक नेपाल का जनक भी कहते हैं। तो तीनों ही आपके करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा नेपाल का एकीकरण कब किया गया? 1768 में। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1742 से 1775 तक, ठीक है। इसे नेपाल का बिस्मारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? देखिए निर्गुणानंद जो नाम रखा तो वह रण बहादुर शाह ने रखा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह। ये 1778 से 1804 तक नेपाल का राजा होता है, ठीक है। बाद में ये शासक का पद छोड़कर साधु बन जाता है और अपना नाम निर्गुणानंद रख लेता है। इसके बाद में नेपाल का शासक विक्रम शाह बनता है, ठीक है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि जब कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया था तो उस समय नेपाल का शासक कौन था? तो वह रण बहादुर शाह था, ठीक है। रण बहादुर शाह ये प्रताप शाह का पुत्र था। प्रताप शाह का टाइम पीरियड 1775 से लेकर 1778 तक रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रताप शाह का जो अल्पवयस्क पुत्र होता है रण बहादुर शाह, तो वह शासक बनता है और इसकी संरक्षिका बन जाती है रानी इंद्र लक्ष्मी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि रानी इंद्र लक्ष्मी किस गोरखा की संरक्षिका थी? तो ये रण बहादुर शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के गोरखा शासक रण बहादुर शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रण बहादुर शाह के बारे में हमें बताना है। तो इसकी संरक्षिका रानी इंद्र लक्ष्मी थी, सही बात है, अभी ऊपर आपको बताया। इसका संरक्षक इसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह था, ये भी दोस्तों सही है। इसे स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, क्योंकि दोस्तों ये स्वयं साधु बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसने अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। तो तीनों ही आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों व गोरखों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण कौन सा प्रांत था? देखिए अंग्रेजों व गोरखों के बीच में युद्ध का जो प्रमुख कारण था तो वह था बुटवल प्रांत, जो कि गोरखपुर में पड़ता था। गोरखों ने क्या किया था कि जो अंग्रेजों के कब्जे वाले प्रांत थे, बुटवल प्रांत जो कि गोरखपुर में पड़ता है, तो उसके 200 गांवों को छीन लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेपाल का प्रधानमंत्री होता है भीमसेन थापा। भीमसेन थापा ये विस्तारवादी नीति को अपनाता है और गोरखपुर के 200 से अधिक गांवों पर कब्जा कर लेता है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज इन गांवों को छुड़ाने के लिए मेजर ब्रॉड शाह को नेपाल भेजते हैं, ठीक है। पर नेपाल
के जो शासक होते हैं तो वह इस बात को नहीं मानते। इस वजह से क्या होता है, आपस में इनमें युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो याद रखें कि जो इसमें मुख्य कारण था अंग्रेजों और गोरखों का, तो वह बुटबुल प्रांत था, जिस वजह से युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि प्रद्युमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। देखिए, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में लंगूरगढ़ की जो संधि हुई तो वह 1792 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोरखों ने जब गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण किया था तो उसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में गोरखे हार जाते हैं प्रद्युमन शाह से। ठीक है, इस वजह से 1792 में एक संधि होती है लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, तो याद रखें लंगूरगढ़ की संधि 1792 में होती है। अगला प्रश्न है कि गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि राजद्रोह एवं गोहत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। सही बात है। देखिए, राजद्रोह और गोहत्या के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था गोरखों के द्वारा। मृत्यु दंड का अपराधी भारी आर्थिक दंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था। यह बात भी सही है। ठीक है, अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। ये भी सही है। अपराधी जो होते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। तो तीनों ही आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गोरखियाली क्या है। देखिए, गोरखियाली के बारे में बताना है। तो गोरखियाली ये जो था ये उत्तराखंड में गोरखा शासन था। ठीक है, तो गोरखों के शासन को गोरखियाली नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। सही बात है। देखिए, सच और झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। तो यह आपका सही है। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि 3 प्रकार की अग्नि परीक्षा होती थी। तो कौन कौन सी अग्नि परीक्षा थी उनको भी देखते हैं। तो पहली होती थी दोस्तों गोलादीप प्रथा। ठीक है, गोलादीप प्रथा। ठीक है, गोलादीप प्रथा में क्या होता था, एक लोहे की गर्म छड़ होती थी। ठीक है, उस गर्म छड़ को जो अपराधी होता था उसके हाथों में दिया जाता था। ठीक है, और उसको एक दूरी दी जाती थी कि इस दूरी तक हाथ में उस छड़ को पकड़कर भागना होता था। अगर हाथ जल गए तो वह व्यक्ति दोषी है और नहीं जले तो निर्दोष है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये आपकी गोलादीप प्रथा होती थी। एक थी दोस्तों कढ़ाई दीप प्रथा। कढ़ाई दीप प्रथा में क्या होता था कि कढ़ाई में एक उबलता तेल होता था। ठीक है, तो उस उबलते तेल में दोषी के हाथ डाले जाते थे। अगर हाथ जल गए तो वह दोषी होगा, अगर हाथ नहीं जले तो वह निर्दोष होगा। ठीक है, तीसरी है दोस्तों तराजू दीप प्रथा। तराजू दीप प्रथा में क्या होता था कि जो अपराधी होता था तो उसका वजन तोला जाता था। तो जिस चीज़ से वजन तोलते थे, मान लीजिए कि ये तराजू है आपकी। ठीक है, एक तरफ उस आदमी को बैठाया अपराधी को और दूसरे साइड में कुछ पत्थर रख दिए। ठीक है, उसके वजन के। फिर अगले, और ये पत्थर जो होते थे जितने वजन के पत्थर उस आदमी पे चढ़ते थे तो उन पत्थरों को एक जगह रख दिया जाता था और अगले दिन फिर उसका वजन तोला जाता था। अगर उसका वजन कम हुआ तो अगर वजन कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो वह दोस्तों अपराधी माना जाता था। तो ये 3 प्रकार की दोस्तों इनमें न्याय प्रथा होती थी और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा भी गया है। आगे बढ़ेंगे कि 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल का नरेश कौन था। देखिए, कई बार आपको बता चुका हूँ कि 1790 में जब गोरखों ने आक्रमण किया था, ठीक है, अल्मोड़ा पर, तो उस समय नेपाल का राजा जो था रण बहादुर शाह था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका टाइम पीरियड भी आपको हर बार बता रहा हूँ, 1778 से लेकर 1804 तक। ठीक है, 1804 तक। और इसके बाद में दोस्तों जब ये अपना पद छोड़ देता है, जब ये साधु बन जाता है, तो इसके बाद में विक्रम शाह राजा बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गोरखा सुब्बा की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के कुछ ग्रामों को केदारनाथ मंदिर में सदाव्रत चलाने के लिए दान किया? तो ये जो कांति देवी है, कांति देवी, तो कांति देवी ये पत्नी जो है ये दोस्तों रण बहादुर शाह की पत्नी है, ठीक है, जिसने सतोली परगने के कुछ गांव केदारनाथ में सदाव्रत चलाने के लिए भूमि दान की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सबसे पहले याद रखें कि गोरखा सैनिकों के जो प्रमुख हथियार थे उनमें से एक था खुखरी, और खुखरी बनाने का जो मुख्य केंद्र था तो वह था आपका गढ़ीनगर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। इस खुखरी हथियार को बनाने का कार्य जो करती थी तो वह नेवारी जनजाति करती थी, नेवारी जाति, ठीक है, जिसके नाम पर नेपाल का नामकरण हुआ है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में गोरखा सुब्बा तथा उसके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कुमाऊं में गोरखा सुब्बा और उसके कार्यकाल से के संदर्भ में आपको ये कथन दिए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा किसका कार्यकाल नहीं है। देखिए बमशाह का टाइम पीरियड 1797 से लेकर 99 तक, तो सही बात है, और बमशाह के द्वारा ही ब्राह्मणों पर कुशाही कर भी लगाया गया था, कुशीही कर, ठीक है। प्रबल राणा 1790 से लेकर 97 तक रहा, ये गलत हो जाएगा। जो प्रबल राणा है तो ये दोस्तों पांचवा सुब्बा था, कुमाऊं का पांचवा सुब्बा, जो अमर सिंह थापा के बाद में सुब्बा बनता है, ठीक है। काजी गजकेसर पांडे, इसका टाइम पीरियड 1803 से 1804 तक था, तो ये आपका सही है। रुद्रवीर शाह, इसका टाइम पीरियड 1802 से लेकर 1803 तक था, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत है और ये सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी? देखिए गढ़वाल और कुमाऊं में घरों की छतों पर महिला नहीं चढ़ सकती थी, ऐसी पाबंदी लगाई गई थी गोरखों के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखों ने सदाव्रत लगाया था? तो जो बद्रीनाथ था, ठीक है, केदारनाथ था और जागेश्वर, इन तीनों के लिए सदाव्रत चलाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? देखिए महावीर थापा के द्वारा जो जीर्णोद्धार कराया गया 1796 में, तो वह बालेश्वर मंदिर का कराया गया था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो अभी ऊपर हमने देखा था कि गोरखों के समय 3 प्रकार की अग्नि परीक्षा होती थी, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कड़ाई दीप, गोला दीप और दोस्तों तराजू दीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुट के आधार पर कुमाऊं के प्रथम 4 सुब्बा को क्रम से लगाएं। देखिए कुट के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा आपका क्रम सही है। कुमाऊं के प्रथम 4 सुब्बा आपको दिए हैं और इन्हीं क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जोगमल शाह था, तो ये तो आपका सही है। फिर दूसरे नंबर पर काजी नरशाही, जिसके समय दोस्तों मंगल की रात की घटना घटी थी। फिर उसके बाद में अजब सिंह ख्वाज बना था, जो कि तीसरे नंबर का सुब्बा था, और ये दोस्तों 7वें नंबर का सुब्बा भी बनता है। मतलब ये एक ऐसा सुब्बा था जो 2 बार सुब्बा बना। फिर उसके बाद में अमर सिंह थापा बनता है। फिर उसके बाद में दोस्तों प्रबल राणा बनता है। प्रबल राणा के बाद में बमशाह बनता है, ठीक है, और बमशाह के बाद में फिर से अजब सिंह ख्वाज बन जाता है, ठीक है, और अजब सिंह ख्वाज के बाद में धोकल सिंह के बाद में रुद्रवीर शाह, और रुद्रवीर शाह के द्वारा टानकर लगाया गया था। रुद्रवीर शाह के बाद में काजी शेखर पांडे बना था। फिर ऋतुराज थापा बना। फिर दोस्तों चौतरिया बड़ा बमशाह सुब्बा बना था, ठीक है। तो ये सभी सुब्बा थे कुमाऊं के। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो सही कथन हमें देखना है। पहला है दोस्तों कि गोरखों की राजभाषा गोरखयाली थी। सही बात है, इनकी भाषा जो थी कैसी थी, गोरखयाली। गोरखों का समूचा इतिहास नेवारी भाषा में मिलता है, ये भी सही है। गोरखों द्वारा बोली जाने वाली भाषा खसकुरी थी, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गोरखा सुब्बा भैरव थापा के समय तराई क्षेत्र काशीपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री शुरू की थी। सही बात है। देखिए, गोरखा सुब्बा भैरव थापा जो था उसके द्वारा तराई क्षेत्र काशीपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, इस फैक्ट्री का प्रबंधक रुदरफोर्ड था, जिसने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार किया था। तो ये बात भी सही है। काशीपुर में दोस्तों भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी और ये भांग टनकपुर से आती थी। तो इसमें दोनों ही आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें लगभग हमने 25-26 प्रश्नों को देखा। हर एक प्रश्न को हमने अच्छे से देखा, डिटेल से जाना, जिससे आपको सभी प्रश्न क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम पूरी बीएसएनएगी को पढ़ेंगे। ठीक है, हम 23 क्लास कर चुके हैं और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लें। जो लोग इन क्लासेस को देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। ठीक है, जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये खास रहने वाली सीरीज है। ठीक है, हम दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को भी देख रहे हैं और उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है उसको भी हम दोस्तों दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि साल का एंड है और साल के एंड में आपको पूरा 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 2025 का करंट अफेयर्स ये आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो आप करंट अफेयर की क्लास को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 2025 में 45,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, 43,400 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे दोस्तों हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। आपकी अगर मेहरबानी रही, आपका सहयोग रहा तो जल्द ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट है दोस्तों कि 2025 में 45 के करना। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपके सहयोग से ही हो पाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें, आपसे मेरी विनती है। ठीक है, और अगर कोई भी आपका सजेशन रहता है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। आपका सजेशन दोस्तों पहले माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे हूं और आप मुझसे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे या फिर किसी दूसरे चैनल से पढ़ेंगे या फिर दोस्तों बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना तो आपको ही है, पर हमारा जो है दोस्तों काम तो वह आपको चीज़ें प्रोवाइड करना है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो से क्या होता है, आप चलते फिरते कहीं पर भी क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, किताब आप कहीं पर भी खोलकर नहीं बैठ सकते, तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।